गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। इंग्लिश ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर हम एक नए एडिटोरियल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आज है डेट 11/6/2020। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें टाइटल है लुक बैक इन रिलीफ। लुक बैक इन रिलीफ का मतलब होता है कि आप कहीं पे पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद आपको कोई भी बहुत ही मुश्किल स्थिति से आप उबर करके सामने आ गए हैं, तो राहत की सांस जब बैठ के आप लेते हैं तो उसको कहा जाता है लुक बैक इन रिलीफ, यानी कि राहत की सांस लेना। तो ये जो एडिटोरियल है, ये बेसिकली दिस वेरी एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन द pains and the troubles that the migrant laborers have suffered or still they are suffering in course of the लॉकडाउन के समय में या उसके बाद भी जो माइग्रेंट लेबरर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कर रहे थे और उसमें उनको क्या क्या परेशानियां हुई, प्लस गवर्नमेंट का क्या रोल था, कोर्ट का क्या रोल था, स्पेशली द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सब का क्या रोल था, इस पे एनालिटिकल अप्रोच पेपर ने अपनाया है और इस पे पेपर ने अपनी बात रखी है। तो मेन जो थीम है इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का, वो माइग्रेंट लेबर के ऊपर बेस है। तो आप थीम समझ गए कि माइग्रेंट लेबर के कंडीशन के ऊपर ये एडिटोरियल बेस्ड है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब इसको। The worst may be over for the country's interstate workers। देश के जो इंटरस्टेट वर्कर्स हैं, आप देखिए यहाँ से मीनिंग शुरू होगा। कंट्रीज इंटरस्टेट वर्कर्स, देश के जो अंतर्राज्यीय वर्कर्स हैं, मजदूर हैं। द वर्स्ट में बी ओवर, तो ये उनके लिए जो सबसे बुरा होने वाला था या सबसे बुरा जो समय था वो बीत गया। द वर्स्ट मतलब सबसे बुरा जो था, मे बी ओवर, वो बीत गया। किसके लिए? तो कंट्री के अंतर्राज्यीय वर्कर्स के लिए। मेनी हैव रिटर्न होम, बहुत सारे लोग उसमें से अपने घर पहुंच गए हैं, वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हैव रिटर्न होम में दो चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। पहला तो ये है कि आखिर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, मेनी हैव रिटर्न होम, जबकि वर्कर्स जो बहुत सारे हैं वो घर पहुंच गए हैं। तो सवाल उठता है कि इसको पास्ट में भी दिया जा सकता था क्या? सिंपल पास्ट में मेनी रिटर्न होम या मेनी हैड रिटर्न होम पास्ट परफेक्ट में? तो नहीं, क्योंकि अभी वो लौटे हैं और घर लौटने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी उसकी डिस्कशन हो रही है और कुछ ने अभी लौटना भी बाकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वैसे एक्शन का यूज होता है जो अभी अभी हुआ है या जिसका असर अभी हमें झेलना या देखना बाकी है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट सही है। दूसरी बात कि यहाँ होम है, होम वर्ड अपने पहले टू नहीं लेता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग इसको बनाते कि मैनी हैव रिटर्न टू होम तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वो सही है, लेकिन आई एम गोइंग टू होम गलत होगा, आई एम गोइंग होम सही होगा। मोर में बी एकोमोडेटेड इन श्रमिक ट्रेन्स शेड्यूल टू रन, बहुत सारे लोग जो हैं वो एकोमोडेट किए जाएंगे, बिठाए जाएंगे श्रमिक ट्रेन्स में जो कि अभी चलने वाली है। एंड सम, और कुछ लोग, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, डू नॉट माइंड स्टेइंग वेयर दे आर फॉर वर्क, और कुछ लोग जो है वो वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, वेयर दे आर फॉर वर्क, जहाँ वो काम कर रहे हैं। नाउ दैट द अनलॉक फेज हैज़ बिगन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, चूँकि अब जो अनलॉकिंग का फेज है वो देश के बहुत सारे हिस्सों में शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे माइंड स्टेइंग, डोंट माइंड स्टेइंग, तो इसमें ग्रामर का रूल आप लोग एक याद रखिएगा कि वर्ड हो, डोंट माइंड हो, माइंड हो, इस तरीके से अगर वर्ड्स आता है उसके बाद में क्या होता है कि टू बी यूज टू हो, टू बी यूज टू का मतलब इज एम आर प्लस यूज टू। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद वाला जो वर्ब आएगा, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब इट अपीयर्स डो नॉट माइंड टू स्टे, अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डोंट माइंड, माइंड, वर्दी, और उसके बाद में फिर आपको
टू बी, यूज टू, इन सब के बाद वाला जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्मेट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फिक्स्ड अ 15-day डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ देम बैक होम। सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 दिन का डेडलाइन फिक्स किया है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का डेडलाइन फिक्स किया है ऑल ऑफ देम बैक होम, उनको घर तक पहुंचाने के लिए। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावे, बिसाइड्स आस्किंग गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट देम। आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, देश में जितनी भी सरकारें हैं, तो जितनी भी सरकारें हैं का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, जितनी भी सरकारें हैं संपूर्ण देश में अक्रॉस द कंट्री टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट देम, कि उनके खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेज हुए थे, जैसे कि माइग्रेंट लेबरर्स कभी जाने की जिद करते थे, कभी तोड़ फोड़ हो जाती थी, कभी कुछ किसी और चीज़ में कहीं से भाग के चले जाते थे, तो इस तरीके से पुलिस उनके खिलाफ केस करती थी और एफआईआर दर्ज होते थे। तो उन सारे एफआईआर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको रद्द कर दिया जाए। ड्रॉप क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, फॉर वायलेटिंग द लॉकडाउन, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, सिंस इट वाज इम्पोज्ड एट शॉर्ट नोटिस ऑन मार्च 25। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इट वाज इम्पोज्ड, जो लॉकडाउन लागू किया गया था बहुत ही कम समय की नोटिस पे लागू किया गया था, अचानक से लागू किया गया था मार्च 25 को, इसलिए माइग्रेंट्स लेबरर्स के ऊपर जितने भी लॉकडाउन वायलेशन के केसेस हैं उन केसेस को ख़त्म कर दिया जाए। परसुइंग लॉकडाउन वायलेशन चार्ज वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज इन ट्रिवियलिटी। आगे पेपर कह रहा है कि परसुइंग लॉकडाउन वायलेशन चार्ज, जो लॉकडाउन वायलेशन चार्ज है अगर वो जारी रहे, उसको अगर कंटिन्यू करेगी सरकार, तो वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज इन ट्रिवियलिटी, ये बहुत ही तुच्छ और बेकार की बात होगी, बेकार का काम होगा। क्यों? इन द फेस ऑफ द डिस्परेशन एंड डिस्पेयर, क्योंकि अगर इस बात को देखते हुए कि जो डेस्परेशन और डिस्पेयर दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेस्ड, ये जो जनसंख्या का ये जो सेक्शन है, ये जो भाग है, यानी माइग्रेंट लेबरर्स ने जो डेस्परेशन, जो हताशा, जो परेशानी, जो निराशा उन्होंने झेली है, अब उसके बाद उन पे फिर से अगर लॉकडाउन वायलेशन का केस चलता है तो ये बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही घटिया और तुच्छ होगा। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस करना छोड़ दिया था, ऑफ 15 डे डेडलाइन। तो आपके मन में आएगा कि 15 डे है, तो फिर यहाँ पे तो 15 है तो AN तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि AN का यूज़ तो सिर्फ एक सिंगुलर नाउन के लिए होता है और यहाँ पे 15 दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि 15 डे डेडलाइन एक नाउन बना, 15 दिनों का एक डेडलाइन पीरियड दिया गया, तो यहाँ पे ये नाउन बना और ये एक डेडलाइन पीरियड है 15 दिनों का और वो एक ही है, इसलिए आएगा, आर्टिकल का यूज़ होगा। यहाँ 15 से कोई मतलब नहीं है, 15 दिनों का डेडलाइन एक हुआ है और वो सिंगुलर माना जाएगा और उसके लिए AN का यूज़ यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नॉट विद ए स्टैंडिंग लिंगरिंग criticism that the Supreme Court's intervention on its motion may have come too late. Notwithstanding lingering criticism, इस criticism आलोचना के बाद, लंबे समय से यह आलोचना की जा रही थी, that the Supreme Court's intervention, कि सुप्रीम कोर्ट का जो दखल आया है सरकार के कामकाज में on its motion, अपने रूल के रूप में, may have come too late, ये देरी से आया है। देयर ऑट टू बी अ सेंस ऑफ रिलीफ ओवर द इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, फिर भी अब एक राहत की सांस लेनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सिचुएशन में सुधार हो रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद सिचुएशन में और भी चेंजेस आए हैं। गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम्स, गोइंग बाय का मतलब होता है कि अगर माना जाए, ठीक है, अगर सच मान लिया जाए या अगर उनका कहा मान लिया जाए, तो गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम्स, जो पदाधिकारी हैं उनके दावे को अगर माना जाए, उनकी बात की जाए, जो सेंटर के पदाधिकारी हैं, तो एज मेनी एज 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू देयर होम, तो लगभग 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो अपने घर वापस लौट आए हैं।
एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिटर्न टू देयर होम, अब यहाँ होम के पहले टू आया है, लेकिन डायरेक्ट पहले टू नहीं आया है, उसके पहले एक प्रोनाउन आया है, उसके पहले टू आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि एज मेनी एज का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। यहाँ पे आप 57.22 लाख लोगों की बातचीत हो रही है, तो ये एज मेनी एज सही है। अगर यहाँ पे हम एज मच एज 57.2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स लिखते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि एज मच एज का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। जैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उसका एग्जाम्पल होगा कि ही हैज़ वेस्टेड मनी एज मच एज 5 लाख, तो उसने कितने पैसे बर्बाद किए हैं, तो एज मच एज 5 लाख, तो यहाँ पे एज मच एज का यूज होगा। तो एज मेनी एज प्लूरल काउंटेबल नाउन उसके बाद में आता है, और एज मच एज के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू देयर होम टाउन्स फ्रॉम द स्टेट्स इन विच दे हैव बीन अर्निंग अ लिविंग। उन राज्यों से वो लोग अपने होम टाउन में लौटे हैं जहाँ वो लोग अर्निंग अ लिविंग, अपनी जीविका कमा रहे थे। ये भी एक अच्छा वर्ड है। अर्निंग अ लिविंग का मतलब होता है जीविका कमाना। गिवन द फ्रेज है ये, गिवन द स्केल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मिजरी मिलियंस ऑफ देम फाउंड देम सेल्फ इन ओवर द लास्ट 2 months। गिवन द स्केल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, जो भी उनके साथ इस बार हुआ है वो अप्रत्याशित दुख और दर्द झेले हैं उन्होंने, और उनकी दुख और दर्द की पीड़ा का बयान करना मुश्किल है। मिलियंस ऑफ देम फाउंड देम सेल्फ इन ओवर द लास्ट 2 months, और उनमें से लाखों मजदूर जो है पिछले 2 महीने से बहुत ही अप्रत्याशित पीड़ा और कष्ट का सामना उन्होंने किया है। ओवर यहाँ पे मोर देन के सेंस में आ रहा है। एवॉव यहाँ पे अगर होता तो गलत होता है, क्योंकि आप प्रीपोजिशन का रूल है, और इंग्लिश ट्री का ही प्रीपोजिशन चैप्टर, उसमें आपको इसके यूज़ भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसमें ओवर का यूज़ नंबर में, एज में, इन सब में अधिक होने के लिए ओवर का यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे एबॉव का यूज़ करते तो गलत हो जाता, जबकि दोनों का हिंदी ऊपर ही होता है। द आइडिया दैट बोथ ऑथोरिटीज़ एंड द काउंट्स आर मेकिंग एन एफर्ट टू कोर्ट्स है, सॉरी काउंट्स नहीं है, कोर्ट्स है, मेकिंग एन एफर्ट टू एमेलियरेट देयर लिविंग कंडीशन इज एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ। द आइडिया दैट बोथ ऑथोरिटीज़ एंड द कोर्ट्स, ये विचार कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन है और उसके साथ साथ जो कोर्ट्स हैं वो भी आर मेकिंग एन एफर्ट, ये लोग प्रयास कर रहे हैं टू एमेलियरेट देयर लिविंग कंडीशन, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिविंग कंडीशन में सुधार लाया जाए, उनके जीवन शैली में थोड़ी बहुत सुख सुविधा उनको मुहैया कराई जाए। इज़ एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, ये बेशक और बहुत ही अच्छा राहत की बात देता है, और ये बात अच्छी है कि कोर्ट ने और प्रशासन ने इस बारे में सोचना शुरू किया है। व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे पेपर जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, उनका जो रुख रहा है टू द क्राइसिस, इस समस्या के अगेंस्ट में, एंड टू द मिरियाड वॉइसेस, और बहुत अनेकों जो आवाज़ें उठाई गई इस समस्या को लेकर के, मिरियाड मतलब सेवरल होता है, तो वॉइसेस दैट रेज्ड कंसर्न ओवर द ट्राइब्यूलेशंस ऑफ सच अ लार्ज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जिसने इतनी बड़ी संख्या के में जो नागरिक की जो पीड़ा है, माइग्रेंट वर्कर्स की पीड़ा है, उस पीड़ा को जो लोग उठा रहे थे, तो सिटीजन्स इज द फेरोसिटी एंड बुल हेडेडनेस, तो गवर्नमेंट का जो रवैया था वो आक्रामक था और जिद भरा हुआ था। विद विच इट शॉट टू डिनाई द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सफरिंग, और जिसके जरिए गवर्नमेंट ने इन लोगों की जो पीड़ा है उसको सुनने से मना कर दिया था, और उसकी अहमियत को गवर्नमेंट नहीं समझी थी। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है पेपर। अब यहाँ एक वर्ड है सिटीजन्स, सिटीजन्स का मतलब नागरिक होता है। और दूसरी बात यह है, नेटिजन आजकल बहुत फेमस हो रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ में भी नेटिजन्स आ रहे हैं, NETIZEN।
तो नेटिजन और सिटीजन में यही फ़र्क है कि दोनों का मतलब नागरिक ही होता है कुल मिलाकर के, लेकिन सिटीजन जो होता है वो ओवरऑल पूरे देश के लिए होता है, और नेटिजन जो होते हैं वो कम्युनिटी के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी लोकल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो उसके नेटिजन्स हो गए। तो किसी समुदाय के लोग या फिर खास छोटे स्थान पे जितने लोग रहते हैं वो नेटिजन्स होते हैं, और सिटीजन्स तो बहुत बड़े एरिया के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। chastened open criticism from former members of the higher judiciary as well as many senior lawyers and jurists। जब कोर्ट की फॉर्मर हायर जुडिशियरी के यानी फॉर्मर जो जजेस हैं उनके द्वारा और सीनियर लॉयर्स और ज्यूरिस्ट के द्वारा जब कोर्ट की खिंचाई की गई और उनकी आलोचना की गई, तो कोर्ट में जो सुधार आया, तो सुधार आने के बाद द टॉप कोर्ट हैज सॉट टू रिडीम इट्स स्टैचर बाय अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस। तो टॉप कोर्ट ने अपनी जो छवि है उसको सुधारने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए उसने बहुत सारे डायरेक्शंस निर्देश देना शुरू कर दिया। एज वेल एज बाय इंडिकेटिंग इट्स विलिंगनेस टू गो इनटू ऑल पेंडिंग इश्यूज, और साथ साथ इंडिकेटिंग इट्स विलिंगनेस, अपनी इच्छा भी जाहिर की कि जितने भी पेंडिंग केसेज हैं उस पर भी जल्दी से जल्दी सुनवाई हम करेंगे। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, और अपनी कोशिश के तहत, इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फाइल कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट्स ऑन द एक्शन। इसने सारी राज्य सरकारों को बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट फाइल करें ऑन द एक्शंस दे हैड टेकन टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द वर्कर्स, कि उन्होंने कौन सा एक्शन लिया है कि उनके यहाँ जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं उनकी स्मूथ रहने सहने की व्यवस्था करने के लिए उन प्रत्येक राज्य सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसका वो एफिडेविट दायर करे कोर्ट में। प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ एंड द अरेंजमेंट्स मेड फॉर फूड एंड वाटर फॉर देम ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी, और साथ में उनको इमीडिएट राहत क्या क्या दी गई है और ट्रेन जर्नी के दौरान उनको फूड और वाटर सप्लाई की गई है नहीं की गई है, इन सब की व्यवस्था कि जिस राज्य के क्षेत्र में ये लोग गुजरे हैं तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है नहीं की है, इसकी एफिडेविट दे। यहाँ पे प्रोवाइड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो विद आता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे आई हैव प्रोवाइडेड हिम विद some new resources, I have provided him with some new resources। जब आप किसी चीज़ के साथ किसी को आप उसको देते हैं तो प्रोवाइड के साथ विद का प्रीपोजिशन यूज होता है। इट हैज़ फर्दर आस्क्ड द स्टेट्स टू स्पेल आउट देयर प्लान्स, और कोर्ट ने आगे राज्य से कहा है कि वो अपने प्लान्स को बताएं। स्पेल आउट मतलब बताना, जाहिर करें। फॉर रजिस्टरिंग ऑल द वर्कर्स, कि पूरे वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए उनके क्या प्लान हैं, देयर स्किल्स, उनके वो किस किस क्षेत्र में वो वर्कर्स काम करते थे ताकि उनके स्किल्स का पता लगाया जा सके कि वो क्या काम करने के लायक हैं। देयर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, वो किस एम्प्लॉयमेंट के किस एरिया में काम करते थे, कहने का मतलब कि वो फैक्ट्री वर्कर थे, क्लर्क थे, इंजीनियर थे, क्या थे। एंड द डिफरेंट वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, और बहुत सारे जन कल्याण और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में उनके एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए सरकार क्या कर रही है इस बात पे ध्यान दी जाए और इसका एक वो बनाया जाए, डेटा बनाया जाए। सेवरल प्रॉब्लम्स रिमेन, बहुत सारी समस्याएं अभी भी रह गई है। नॉट द लिस्ट ऑफ देम बीइंग द लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्री, और उनसे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि लैप्सेस मतलब कमियां जो हुई है किसके द्वारा, ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, जो अधिकारी हैं अधिकारी के तरफ से जो कमियां हुई हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर के अधिकारियों की तरफ से उनके प्रति कमियां हुई हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ लैकिंग्स रही है इन अथॉरिटीज़ की इन डीलिंग विद द क्राइसिस। इन समस्या को से निपटने में सरकार की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या व्यवस्था है उनकी कमियां रही है जो उजागर हुई है। डील विद एक फ्रेज होता है, डील विद का मतलब होता है समस्या से निपटना। आई कैन नॉट डील विद द सिचुएशन हो जाएगा कि हम इस समस्या से नहीं निपट सकते, और डील के साथ जब इन लगता है तो होता है कि रोजगार कारोबार करना। जैसे ही डील्स इन स्टेशनरी गुड्स, वो स्टेशनरी सामान में डील करता है यानी उसकी खरीद बेच करता है। तो डील इन का मतलब होता है कारोबार करना और डील विद का मतलब होता है समस्या से निपटना या जूझना।
The inadequacy of facilities for registering and identifying those who wish to travel, and the paucity of timely information and effective communication relating to the movement of the trains and their destinations were other issues. अब ये कह रहे हैं कि जो दूसरी समस्याएं थी वो समस्याएं क्या थी, तो द इनएडिक्वेसी ऑफ फैसिलिटीज़ की कमी थी। इनएडिक्वेसी मतलब कमी, फॉर रजिस्टरिंग एंड आइडेंटिफाइंग दोज, खास करके उन लोगों को रजिस्टर करना और उनकी पहचान करना, जो दोज मतलब जो, हु विश टू ट्रैवल एंड, जो ट्रैवल करना चाहते थे, माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जाना चाहते थे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन और उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी समस्या थी। एंड द पॉसिटी ऑफ टाइमली इन्फॉर्मेशन, और उनको समय पे टाइमली इन्फॉर्मेशन देने की जो सुविधा थी वो सुविधा में बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी खामी थी। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स, और ट्रेन्स की मूवमेंट, ट्रेन्स कब कब जा रही है उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी सही ढंग से संवाद बनाया जाए कि हाँ, वर्कर्स को कहा जाए कि इस टाइम पे ट्रेन जा रही है, आप तैयार रहिए। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी कमी थी ट्रेन्स के इंफॉर्मेशन के बारे में। एंड देयर डेस्टिनेशंस, और कहाँ के लिए ट्रेन जा रही है इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं थी। वर अदर इश्यूज, ये सारी समस्याएं इस बीच में उन लोगों को झेलनी पड़ी है। ओवरऑल, कुल मिलाकर के द कोर्ट्स बिलेटेड इंटरवेंशन, कोर्ट ने हस्तक्षेप तो किया है लेकिन देर से ही किया है, लेकिन देर से ही किया हुआ हस्तक्षेप जो है हैज़ ओकेजन्ड moment of much needed introspection for everyone concerned on their response, attitudes and shortcomings. तो intervention has occasioned moment of much needed introspection. कोर्ट का जो ये इंटरवेंशन हुआ है, हस्तक्षेप हुआ है, ये हमें अब इस बात की बहुत बड़ी, जिस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हम अपने अंतर विश्लेषण करें, अपने अंदर झांक करके देखें कि इस समस्या के प्रति जो रिस्पॉन्स था, जो एटीट्यूड्स थी और जो कमियां थी वो क्या क्या थी और उसको कैसे सुधारी जा सकती है। तो थैंक यू। आज का एडिटोरियल यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इस वर्ड्स को याद कर लेंगे और ग्रामर पैटर्न को भी समझ लेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।